Assalamualaikum students, this is Educate Samra Irshad and you are watching Gist of Law. So here we are conducting LOGAT series and we were discussing LOGAT syllabus, and today we are going to start our new subject which is Kanun Shahadat Order 1984. But before starting the video, I request you all to please subscribe this channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. कानून शहादत ऑर्डर में आज हमने डिस्कस करना है सबसे पहले हमारा जो पार्ट है चैप्टर 1 का, ठीक है, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स के साथ जो कि डील कर रहा है, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या बताया गया है, डेफिनेशंस, ठीक है। तो आज हमने जो है कानून शहादत ऑर्डर की डेफिनेशन क्लॉज पढ़नी है। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि इसको हमने कानून शहादत ऑर्डर कहना है, इसको हमने कानून शहादत ऑर्डिनेंस नहीं कहना, ठीक है। ये है कानून शहादत ऑर्डर 1984 और जो इसमें डेट दी गई है ये आपने लाजमी याद रखनी है कि ये पास कब हुआ। ये 28 अक्टूबर 1984 को पास किया गया, ठीक है। और इसका जो पार्ट 1 है ये डील करता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के साथ। सो स्टार्ट करते हैं हम इसको आर्टिकल वाइज। सबसे पहला इसका आर्टिकल है शोर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। अब इसमें क्या दिया गया है, वही बात जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है कि इसको हम कैसे बुलाएंगे, ठीक है, इसको हम कैसे बुलाएंगे, वो ये है कानून शहादत ऑर्डर 1984, ठीक है। इसको ऑर्डिनेंस नहीं कहना, इसको ऑर्डर कहना है। इसके बाद है इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अब जो मेन इसमें बात है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात है, वो इसमें क्या है, लोगैट के हवाले से, ठीक है, वो ये है कि जो कानून शहादत ऑर्डर है 1984 ये कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है और कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हर बार हमारे लॉ गाइड के पेपर में आता है, ठीक है। और लास्ट ईयर भी आया हुआ था कि जो कानून शहादत ऑर्डर है ये कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है और कहाँ कहाँ पर नहीं है। तो ये हमें आर्टिकल 1 में बताया गया है, इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट, ठीक है, कि ये तमाम इसमें जो है वो कोर्ट्स आ जाती हैं, तमाम कोर्ट्स पे ये एप्लीकेबल है, चाहे वो सिविल हैं या फिर क्रिमिनल हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग अ कोर्ट मार्शल और अ ट्रिब्यूनल और अदर अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग जुडिशियल और क्वाज़ी जुडिशियल पावर्स ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन। कि ये किन किन जगहों पर एप्लीकेबल है, कि तमाम कोर्ट्स पे एप्लीकेबल है, ठीक है, चाहे वो सिविल है या फिर क्रिमिनल है। ये कोर्ट मार्शल पर भी एप्लीकेबल है, ये ट्रिब्यूनल पर भी एप्लीकेबल है, और ये जुडिशियल और क्वाज़ी जुडिशियल जो कोर्ट्स हैं हमारी उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है। लेकिन ये एप्लीकेबल कहाँ पे नहीं है, उसमें आपने याद रखना है कि डज नॉट अप्लाई टू प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर, ठीक है, कि सिर्फ ये जो है आर्बिट्रेटर के सामने जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें एप्लीकेबल नहीं है, और सेकेंडली ये फैमिली सूट्स में एप्लीकेबल नहीं है। ये दो चीज़ें आपने माइंड में रखनी है, हर बार इनमें से जो है एमसीक्यूज आता है लॉ गैट में कि ये जो कानून शहादत ऑर्डर है ये एप्लीकेबल कहाँ पे नहीं है। ये आपने ख़ास तौर पे याद रखना है कि एक तो ये आर्बिट्रेटर्स पे जो है एप्लीकेबल नहीं है, दूसरा ये फैमिली सूट्स पे एप्लीकेबल नहीं है। और इसके अलावा ये तमाम जो कोर्ट्स हैं, चाहे वो जुडिशल हैं, क्वाज़ी जुडिशल हैं, ठीक है, या ट्रिब्यूनल्स जो हैं, ठीक है, इसके अलावा जो कोर्ट मार्शल्स हैं उन सब पे ऊपर ये एप्लीकेबल है। इसके बाद इसका आर्टिकल 2 है इंटरप्रिटेशन, ठीक है, इसमें जो है डेफिनेशन दी गई हैं। सबसे पहली डेफिनेशन दी गई है कोर्ट की। अब ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कोर्ट में अब क्या बताया गया है, जैसे कि हमने अपना सीपीसी में पढ़ा कोर्ट क्या थी, वहाँ कोर्ट थी सिविल कोर्ट, ठीक है। हमने सीआरपीसी में पढ़ा, क्रिमिनल में पढ़ा हमने क्रिमिनल लॉ में कि कोर्ट क्या है, कोर्ट जो है वो सेशन कोर्ट है। तो इसी तरह हम कानून शहादत ऑर्डर में कोर्ट क्या बताया गया है, कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन्स, ठीक है। कोर्ट में क्या आता है, कोर्ट इंक्लूड इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तमाम जजेस और मजिस्ट्रेट्स, ठीक है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि तमाम सिविल कोर्ट्स भी इसमें आती हैं और तमाम क्रिमिनल कोर्ट्स भी इसमें आती हैं, ठीक है। लेकिन इन इसमें एक्सेप्शन क्या है, वो है आर्बिट्रेटर्स, ठीक है, कि आर्बिट्रेटर्स जो हैं उस वो तो इस पे एप्लीकेबल ही नहीं है क्यूएसओ, ठीक है। लिहाजा इनके अलावा जो तमाम जजेस हैं या मजिस्ट्रेट्स हैं, ठीक है,
या फिर वो तमाम पर्सन जो कि लीगली अथोराइज्ड हैं टू टेक एविडेंस, ठीक है, उनको भी हम एज अ जजेस लेंगे, ठीक है, वो तमाम के तमाम आते हैं कोर्ट में। इसके बाद जो है डेफिनेशन दी गई है डॉक्यूमेंट की। अब डॉक्यूमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू कानून शहादत ऑर्डर 1984, डॉक्यूमेंट मींस एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस, ठीक है, कि तमाम वो चीज़ें जो किसी भी चीज़ के ऊपर जो हैं वो लिखी गई हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो कुछ भी हो सकता है, वो लेटर्स भी हो सकते हैं, वो फिगर्स भी हो सकते हैं, वो कोई मार्क भी हो सकता है, ठीक है। वो तमाम चीज़ें जिनको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर, ठीक है, जिनको हम बाद में एविडेंस जो है कलेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वो जो है तमाम की तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंट में आती हैं, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकता है, वो कोई कागज़ भी हो सकता है, ठीक है, वो कोई किसी भी चीज़ पे कोई ऊपर लिखी कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। जैसे अब ये आगे जो है एग्जाम्पल में दिया गया है, राइटिंग इज़ अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, वर्ड्स प्रिंटेड, और इसके बाद जो फोटोग्राफ वगैरह हैं वो तमाम की तमाम चीज़ें, जो मैप्स वगैरह हैं, ठीक है, ये तमाम चीज़ें क्या हैं, ये सारे के सारे जो हैं डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में आते हैं। इसके बाद जो है डेफिनेशन दी गई है एविडेंस की, ठीक है। अब एविडेंस में क्या बताया गया है, इसकी टू काइंड्स बताई गई हैं। एविडेंस की टू काइंड्स कौन कौन सी बताई गई हैं? एक तो है ओरल एविडेंस और दूसरा है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब ओरल एविडेंस क्या होता है, इसको हम उर्दू में कहते हैं ज़बानी शहादत, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को हम क्या कहते हैं? कागजी शहादत। अब ओरल एविडेंस क्या होता है, इसमें बताया गया है ऑल स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेसेस, ठीक है, इन रिलेशन टू मैटर्स ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड ओरल एविडेंस। सिंपली इसका क्या मतलब है कि वो तमाम बयानात जो कि गवाहान जो हैं वो कोर्ट के सामने जाके ड्यूरिंग द इंक्वायरी, ठीक है, अंडर इंक्वायरी जो तमाम गवाहान हैं वो अपने बयानात जाके देते हैं, ठीक है, जिसको हम ज़बानी शहादत कहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? ओरल एविडेंस, ठीक है। जो गवाहान के तमाम बयानात हैं उसको हम ओरल एविडेंस कहेंगे। इसके बाद ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है कि जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए यूज होते हैं, ठीक है, उनको हम कहेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या आ गया, ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में? सिंपली आपने ये याद रखना है कि जो ओरल एविडेंस है ये तमाम की तमाम स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, जो गवाहान जो हैं वो बयान देते हैं, ठीक है, जुबानी जो बयान देते हैं उसको हम कहेंगे ओरल एविडेंस। और जब कोर्ट कहती है कि जनाब इस बयान पे आप जो है सबूत लेके आए, इसके लिए जो है आप डॉक्यूमेंट्स लेके आए, ठीक है, तो उन डॉक्यूमेंट्स को क्या कहेंगे? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इसके बाद डेफिनेशन दी गई है फैक्ट की, ठीक है। फैक्ट इंक्लूड्स एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, ठीक है, या फिर कोई भी मेंटल कंडीशन। अब फैक्ट में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? सिंपली हर वो चीज़ जो कि परसीव्ड बाय सेंसेस है, ठीक है, जिसको हम अपनी सेंसेस के थ्रू परसीव कर सकते हैं। अब नीचे जैसे कि एग्जांपल्स में दिया गया है, दैट अ मैन हियर्ड और सा समथिंग इज अ फैक्ट, कि किसी भी पर्सन ने कुछ सुना या फिर कुछ देखा तो ये क्या है? ये उसने अपनी सेंसेस के थ्रू, ठीक है, जो परसीव किया कि उसने कुछ सुना है, ठीक है, ये भी फैक्ट है। उसने अपनी आंखों से कुछ देखा है, ये भी फैक्ट है, ठीक है। या फिर उसने कुछ सर्टन वर्ड्स कहे हैं, ये क्या है? ये भी फैक्ट है। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी चीजें जो है ये परसीव्ड बाय सेंसेस हैं, ठीक है। तो उन तमाम चीजों को हम कहेंगे फैक्ट्स। इसके बाद यहाँ पे आगे दिया गया है द एक्सप्रेशन ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब सिंपली इसमें क्या बताया गया है, वो तमाम चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में आ जाती हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? फॉर एग्जांपल जैसे हम ये आजकल एटीएम वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, तो एटीएम की जो स्लिप वगैरह होती है उसको भी हम अदालत में जाके जो है एज एविडेंस जो है वो पेश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये भी आ जाती हैं हमारे फैक्ट के अंदर, ठीक है। इसके बाद क्या दिया गया है, अब यहाँ पे जो है मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, वो स्टार्ट हो गई है। वो क्या है? रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू। सबसे पहले जो है हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ी, वो क्या थी कि ये पास कब हुआ? 28 अक्टूबर 1984 को, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा कि ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है और कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने जो है वो कोर्ट की डेफिनेशन पढ़ी, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन पढ़ी, फैक्ट्स की डेफिनेशन पढ़ी, एविडेंस की डेफिनेशन पढ़ी। अब इसके बाद आ गया रेलिवेंट फैक्ट की डेफिनेशन।
अब रेलिवेंट फैक्ट क्या होता है और फैक्ट इन इशू क्या होता है, अब इन दोनों टर्म्स को हम किस तरह पढ़ेंगे, ठीक है। फैक्ट इन इशू का मतलब है जो मेन मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी है, ठीक है, बिटवीन द पार्टीज, उसको हम कहेंगे फैक्ट इन इशू, ठीक है। और जो उससे इंटरकनेक्टेड जो फैक्ट्स हैं, जो उससे रेलिवेंट फैक्ट हैं, उसको हम कहेंगे रेलिवेंट फैक्ट्स। अब इस चीज को बेसिकली हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, क्रिमिनल केसेस में अगर हम कहें कि ए ने बी का मर्डर किया, ठीक है। अब मर्डर क्या है, फैक्ट इन इशू, ठीक है। फैक्ट इन इशू क्यों, क्योंकि ये मेन पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी है बिटवीन द पार्टीज, ठीक है, कि सारा झगड़ा ही यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ए ने क्या कर दिया है, बी का मर्डर कर दिया है, उसका कत्ल कर दिया है। यहाँ से जो है मेन कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है बिटवीन द पार्टीज, ठीक है। तो ये क्या है, ये फैक्ट इन इशू है। अब रेलिवेंट फैक्ट क्या है कि जनाब ए और बी के दरमियान जो था वो झगड़ा था किस बात पे, किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है। किसी जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, वो कोई भी चीज़, ठीक है। झगड़ा था उन दोनों के दरमियान, ठीक है, किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है। अब ए ने क्या किया, ए और बी के दरमियान लड़ाई हुई। ए ने क्या किया, ए ने किसी शॉप पे जाके कोई जो है असला वगैरह खरीदा, ठीक है। अब ये क्या है, ये रेलिवेंट फैक्ट है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो क्या किया, उसने क्या किया, वो बी के घर गया, ठीक है, उसका कत्ल किया। अब ये क्या है, उसके घर गया, ये भी रेलेवेंट फैक्ट है। वो तमाम चीजें जो कि इंटरकनेक्टेड हैं बिफोर द अकरेंस और आफ्टर द अकरेंस, ठीक है, कि वाकया होने से पहले जो है वो तमाम चीजें और उसके बाद की तमाम चीजें, ठीक है। मर्डर करने के बाद वो भाग गया, वो फरार हो गया, ये क्या है, ये भी रेलेवेंट फैक्ट है, ठीक है। अब ये तमाम चीजें इंटरकनेक्टेड हैं किसके साथ, मर्डर के साथ। और मर्डर क्या है, मर्डर है फैक्ट इन इशू, ठीक है, कि उसने कत्ल किया, ये हो गया फैक्ट इन इशू। और बाकी तमाम चीजें, उसने असला लिया, ठीक है, वो उसके घर गया, उनके दरमियान लड़ाई हुई, ठीक है। इस टाइम पे उसने उसकी जो बाद में जो फिंगरप्रिंट्स देखे गए वो उस असले पे, उस बंदूक पे, वो क्या थे, वो ए के थे, ये भी रेलिवेंट फैक्ट है, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम चीजें जो कि इंटरकनेक्टेड हैं फैक्ट इन इशू के साथ, वो क्या कहलाएंगी, रेलिवेंट फैक्ट्स कहलाएंगी। इसके बाद सब आर्टिकल 4 में क्या दिया गया है, अ फैक्ट इज सेट टू बी प्रूव्ड, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि जो एक फैक्ट है उसको हम कब समझेंगे प्रूव्ड, वो बताया गया है। व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स बिफोर इट द कोर्ट आइदर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट or consider its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it exists. अब बेसिकली इसमें क्या बताया गया है कि जो एक फैक्ट है उसको हम प्रूव्ड फैक्ट समझेंगे कब, जब कोर्ट जो है उसको उस पर बिलीव करे, ठीक है, उसको माने कि जनाब ये जो फैक्ट है ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जिसपे कोर्ट कहे कि ठीक है ये ऐसे ही हुआ है या ऐसे हो सकता है, ठीक है, ऐसे हुआ होगा, ठीक है। जिसपे कोर्ट जो है वो माने कि ये चीज एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और कोई भी आम इंसान वो भी अगर अंडर द सर्कमस्टांसिस देखे कि ये ऐसे ऐसे हुआ है तो वो भी माने कि हाँ भाई ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, जिस चीज पे कोर्ट बिलीव कर ले कि ये चीज एग्जिस्ट करती है, उसको हम कहेंगे फैक्ट टू बी प्रूव्ड, ठीक है, कि वो फैक्ट प्रूव हो गया है जिसको कोर्ट ने बिलीव कर लिया कि ये एग्जिस्ट करता है। इसके बाद अ फैक्ट इज सेट टू बी डिसप्रूव्ड, कि कोई भी फैक्ट डिसप्रूव्ड कब कहलाया जाएगा, व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट द कोर्ट आइदर बिलीव्स दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट और कंसीडर्स इट्स नॉन एग्जिस्टेंस, ठीक है। डिसप्रूव कब होगा, कि जब कोर्ट कहे कि ये जो चीज है ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। कोर्ट बिलीव कर ले उसकी नॉन एग्जिस्टेंस को, या फिर कंसिक्वेंसेस को या सर्कमस्टांसेस को देखकर कोई भी जो प्रूडेंट मैन है, कोई भी आम आदमी भी कहे कि जनाब ऐसा तो वाकई हो ही नहीं सकता, ठीक है, ऐसे तो मुमकिन ही नहीं है, जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। तो उस चीज पे कोर्ट क्या कहेगी, कोर्ट उसको डिसप्रूव कर देगी, ठीक है। या ऐसी चीज जिसपे जो है जो प्रूफ लाया जाए, जो सबूत दिया जाए, जो एविडेंस दिया जाए वो ना काफी हो, ठीक है, वो सफिशिएंट ना हो उस चीज को प्रूव करने के लिए, तो कोर्ट उसको डिसप्रूव डिक्लेयर कर देगी, ठीक है।
अब प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड में मेन डिफरेंस क्या आ गया कि ऐसी चीज़ जो एग्जिस्ट करती हो जिस पे कोर्ट बिलीव करती है कि ऐसा हुआ है, ठीक है, और आम आदमी भी कहे कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, इस सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, वो हो गया प्रूव्ड फैक्ट। और डिसप्रूव्ड फैक्ट क्या है, जिस पे कोर्ट कहे कि इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो नहीं हो सकती, ठीक है, और जो जिस पे जो सबूत दिया जाए वो भी नाकाफी हो, ठीक है, वो भी सफिशेंट ना हो, तो कोर्ट उसको क्या करेगी, कोर्ट उसको डिसप्रूव कर देगी। इसके बाद सब आर्टिकल 5 है, अ फैक्ट इज सेट नॉट टू बी प्रूव्ड व्हेन इट इज नीदर प्रूव्ड नॉर डिसप्रूव्ड। सिंपली अब इसमें क्या बताया गया है कि एक ऐसा फैक्ट जिसको ना तो प्रूव किया जाए ना ही डिसप्रूव किया जाए, तो उसको क्या कंसीडर किया जाएगा, नॉट टू बी प्रूव, ठीक है, कि वो प्रूव्ड नहीं कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद 7 पे है, अब यहाँ से आगे जो है ये डिफरेंस शुरू हो गया है 7, 8 और 9 में, क्या, मे प्रिज्यूम का, शेल प्रिज्यूम का और कंक्लूसिव प्रूफ का। ये तीन चीजें हैं, ठीक है, जो सब आर्टिकल 7, 8 और 9 है, ये इन तीन चीजों को डील करते हैं। सिंपली अब इनका हम पढ़ते हैं। मे प्रिज्यूम का क्या मतलब है, व्हेन इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस ऑर्डर दैट दिस कोर्ट में प्रिज्यूम अ फैक्ट, इट मे ईदर रिगार्ड such fact as proved unless and until it is disproved, और मैं कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट। सिंपली क्या बताया गया कि ऐसी चीज जो कि डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट पे हो, ठीक है, कि कोर्ट उसको मे प्रिज्यूम, कोर्ट उसको फर्ज भी कर सकती है, अच्छा जी ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, इसमें कोर्ट की जो है वो डिस्क्रिशन होगी, ठीक है, कोर्ट कहेगी कि जनाब ऐसा हो सकता है, ठीक है, या फिर ऐसा नहीं हो सकता, तो इसके लिए क्या करो, प्रूफ लेके आओ, ठीक है, एविडेंस दो, सबूत दो, उसके बाद कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट उसको एज्यूम, ठीक है, देखेगी कि इसको मे प्रिज्यूम किया जाए या फिर इसको जो है सही कंसीडर किया जाए। ये हो गया मे प्रिज्यूम, जिसमें जो है कोर्ट की डिस्क्रिशन है। इसके बाद है शेल प्रिज्यूम। शेल प्रिज्यूम क्या है, वेन एवर इट इज डायरेक्टेड बाय दिस ऑर्डर दैट द कोर्ट शेल प्रिज्यूम अ फैक्ट, इट शेल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड। कि अब ये मैंडेटरी क्लोज आ गई, ठीक है, इसमें शेल आ गया, हम आगे क्यूएसओ में जाके पढ़ेंगे, ठीक है, कहीं कहीं पे मे प्रिज्यूम लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे शेल प्रिज्यूम लिखा हुआ है। तो जहाँ पे मे प्रिज्यूम लिखा हुआ है वहाँ पे जो कोर्ट है वो फर्ज करती है, ठीक है, कि ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है, ठीक है, और सर्कमस्टांसिस को देख के जो है कोर्ट जो है वो फैसला करती है। इसमें क्या होता है, कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है। और शेल प्रिज्यूम जहाँ पे आ गया उसमें क्या आ गया, ये मैंडेटरी क्लोज है, ठीक है, कि वो चीज़ें जो ऑर्डर, इस ऑर्डर में बताई गई हैं और उस पे जो कोर्ट है उसने उनको फैक्ट के तौर पे प्रिज्यूम करना है, ठीक है, ये मैंडेटरी है, इसमें शेल आ गया, ठीक है। लेकिन कोर्ट उसको कब डिसप्रूव करेगी, जब सबूत के तहत उसको डिसप्रूव किया जाए, ठीक है, अदरवाइज कोर्ट उसको फैक्ट ही प्रिज्यूम करेगी। इसमें जो है कोर्ट की डिस्क्रिशन नहीं है, इसमें जो है शेल आ गया, मतलब मैंडेटरी क्लॉज है। अब कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है, सब आर्टिकल 9 है, ठीक है। कंक्लूसिव प्रूफ ऐसी चीज जो कि ऑलरेडी प्रूव्ड है, ठीक है, जिसमें शक की कोई बिल्कुल भी गुंजाइश ही नहीं है। 7 में हमने पढ़ा मे प्रिज्यूम, जिसमें कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, वो मान भी सकती है, ठीक है, अगर प्रूफ लेके आया जाए, या फिर वो उसको जो है वो डिसप्रूव भी कर सकती है। 8 में हमने पढ़ा शेल प्रिज्यूम, जिसमें जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर के तहत, कानून शहादत ऑर्डर के तहत जो है कोर्ट जो है उसको एज अ फैक्ट ही प्रिज्यूम करेगी तब तक जब तक कि उसको डिसप्रूव ना कर दिया जाए बाय द हेल्प ऑफ एविडेंस। और 9 में क्या बात की गई है, कंक्लूसिव प्रूफ की, यानी ऐसी चीज जो कि सॉलिड प्रूफ है, ठीक है, जिसके ऊपर शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। और इसमें जो ऑर्डर है वो क्या कह रहा है, शेल नॉट अलाउ एविडेंस टू बी गिवन, कि जिसमें किसी भी किस्म के एविडेंस की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, कि ऐसी चीज जिसको साबित करने की भी जरूरत नहीं है, जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसमें मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे क्यूएसओ में हम आगे जाके पढ़ेंगे, हमारा आर्टिकल 128 है, ठीक है, उसमें क्या बताया गया है, उसमें जो है वो लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड के बारे में बताया गया है, कि जब आफ्टर द मैरिज जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको हम लेजिटिमेट चाइल्ड कहेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, ये कंक्लूसिव प्रूफ है। अब इस पे तो किसी भी किस्म का जो है वो एविडेंस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये तो प्रूव्ड है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो वो चीज जो कंप्लीटली प्रूव्ड है, ऑलरेडी प्रूव्ड है, जिसके लिए किसी भी तरह के सबूत की जो है वो जरूरत नहीं है, तो उसको हम कहेंगे कंक्लूसिव प्रूफ।
ठीक है। तो ये तो थी हमारी डेफिनेशन क्लोज। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारे फर्दर जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है। आज हमने डिस्कस किया अपनी डेफिनेशन क्लोज को। सिंपली इसमें जो है हमने अपनी डेफिनेशंस को पढ़ा, ठीक है। पहले हमने पढ़ा कि जो QSO है, कानून शहादत ऑर्डर जो है, ये कब पास हुआ। इसके बाद इस जो एप्लीकेबल कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। इसके बाद हमने जो है वो डेफिनेशंस पढ़ी, एविडेंस की हमने डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है। ओरल एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। फिर हमने पढ़ा रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट को, ठीक है। रेलेवेंट फैक्ट्स कौन कौन से होते हैं, फैक्ट इन इशू क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा कि कब जो एक फैक्ट है उसको हम प्रूव्ड कहेंगे, कब हम उसको डिसप्रूव्ड कहेंगे, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमने आज डिस्कस की, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।